ठीक है जी। तो लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, ये डेटिव बॉन्डिंग जो है, ये हम बात कर रहे थे इसकी। इसमें तीन एग्जांपल्स आपसे डिस्कस हुई थी। अमोनिया, ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोक्सोनियमाइन या हाइड्रोनियमाइन कहते हैं, और Al2Cl6, ये डायमराइजेशन का प्रोसेस जो है ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब लेट सपोज हम कहते हैं कि जी ड्रॉ दी, लेट से हमारे पास मॉलिक्यूल है NH3BF3। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि जी ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस कंपाउंड, शोइंग द डेटिव बॉन्ड एज वेल, यानी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये डिसाइड करना है कि किन दो एटम्स के दरमियान डेटिव बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उसकी पिक्चर फिर आप मुझे सेंड करें। ठीक है बेटा। ठीक है, वैसे तो नेम ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज नोन एज ट्राई फ्लोरोबोरेन अमोनिया। जी, इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, और इसमें डेटिव बॉन्डिंग शो करनी है कि कहाँ पे डेटिव बॉन्डिंग होगी, किन दो एटम्स के दरमियान डेटिव बॉन्डिंग होगी। जी, NH3BF3। अब NH3BF3 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हैं NH3, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है। दूसरी तरफ BF3 मॉलिक्यूल है। BF3 क्या कहलाएगा इस केस में? हाँ जी, BF3 या इस किस्म के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या नाम दिया था हमने इनको? जी बेटा, याद है किसी को? नहीं सर। देखें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एफिशिएंट। मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स मजीद जो है वो, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा, तो नाइट्रोजन जो है ये अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फ्लोरोबोरेन अमोनिया। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है डेटिव बॉन्डिंग की। और अब चले हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सिंपल डेटिव बॉन्डिंग बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना है कि डेटिव बॉन्ड बनता किस तरीके से, बाकी प्रॉपर्टीज ऐसा हम यहाँ डिस्कस ही नहीं करते। उसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वंस अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म, तो फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में और डेटिव बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितनी एनर्जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है, उतनी ही एनर्जी डेटिव बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको पहले सिंपल डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। Hybridization is basically mixing of orbitals so that orbitals of equal energy get involved in bonding। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड टर्म ही जो है वो, जब हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो हाइब्रिड मीन्स कि आपने दो या तीन चीजों को जो है वो कंबाइन किया, तो अब ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है बेसिकली। अब किस तरह से ये ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल ये जस्ट सिंपल हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेट से हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या है? 1s2, 2s2, और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं एनर्जी लेवल वाइज अगर ड्रॉ करूं तो 1s, 2s, और 2px, 2py, 2pz। ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, दिस इज 2px, 2py और 2pz। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन 1s में है, दो इलेक्ट्रॉन 2s में है, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2px में और एक इलेक्ट्रॉन 2py में। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं? टू। अनपेयर्ड 2। ठीक है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, सो इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस शेल के अनपेयर्ड, हाफ अनपेयर्ड, हाफ फिल्ड। जो हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चलें तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन कैन ओनली मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम इस वैलेंसी के इस कॉन्सेप्ट से चलें कि वैलेंस शेल के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली दे कैन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सो इसका मतलब कार्बन कैन ओनली मेक टू बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये, तो कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना सकता है। बट ये चीज तो हमें स्टार्ट से ही मालूम है कि कार्बन कैन मेक फोर बॉन्ड्स। ठीक है, CH4 या C2H6, तो ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको हम सिंपल क्या नाम देंगे, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस हिसाब से कार्बन कैन ओनली मेक टू बॉन्ड्स, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है कि जी कार्बन चार बॉन्ड बनाता कैसे, वैलेंसी के रूल्स के हिसाब से तो इसको सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाने चाहिए, बट हाउ इट इज एबल टू मेक फोर बॉन्ड्स, ये चार बॉन्ड्स कैसे बनाता है। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी बेसिकली जब कार्बन बॉन्डिंग की तरफ जाता है, हमें एक चीज स्टार्ट से क्लियर है कि बॉन्ड मेकिंग जो है, बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हमने वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी डिस्कस किया था। तो बॉन्ड मेकिंग जो, तो इसका मतलब जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो अब कार्बन जो है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली कार्बन जब बॉन्ड मेकिंग की तरफ जाता है, व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग बॉन्ड्स, तो क्या होता है कि इसके जो सेकंड शेल के जो सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, सेकंड शेल में इसके सब एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं, 2s, और यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं, या आप कह लें कि ये सब एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये कौन से शेल के हैं, सेकंड शेल के हैं। तो सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में और सेकंड शेल के पी ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस है, पी की एनर्जी ज्यादा है, बट एस और पी में एनर्जी का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ये चीज ध्यान में रखें कि 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो कोई बहुत बड़ा एनर्जी गैप नहीं है। ठीक है, तो दे हैव स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन देम। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कार्बन जब बॉन्डिंग की तरफ जाता है, व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स और विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल जंप इनटू 2pz। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2pz में। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस एनर्जी को फिर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल आप ये चीज ध्यान में रखें कि वेन एवर कार्बन स्टार्ट्स मेकिंग बॉन्ड्स विद other carbon atoms or with any other element, one of its electron from 2s will jump into 2pz। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2pz में जंप कर जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यानी सिंपल हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हेन कार्बन मेक्स बॉन्ड, one of its electron from 2s will jump into 2p ऑर्बिटल, जो empty 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, into 2p ऑर्बिटल which is empty। ठीक है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2p में चला जाता है, एंड ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एनर्जी। आप एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में लेके जा रहे हैं, ऑल्दो एनर्जी का बहुत स्मॉल गैप होता है, देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन 2s एंड 2p, बट स्टिल इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो खैर उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे जो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, इट वुड बी 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ जाता है, और 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हम देखें तो अब इसके पास वैलेंस शेल में, क्योंकि 2s और 2p दोनों ही वैलेंस शेल के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये 2s और 2p जो है
ये वैलेंस शेल के सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो अब आपके पास सिंपल सेक वैलेंस शेल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद है। नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब सेकंड शेल में या लास्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसमें से एक 2s में मौजूद है, एक 2s में मौजूद है, और एक एक 2px 2py 2pz में मौजूद है। और ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो हम कहते हैं कि व्हेन कार्बन इज नॉट मेकिंग बॉन्ड विद अदर एटम्स और विद एनी अदर एटम, ठीक है, तो उस वक्त इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड ऑब्वियसली ऐसा कभी होता ही नहीं है, कार्बन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन बॉन्ड मेकिंग। तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकली हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं। प्रैक्टिकली कार्बन की जो आप कहेंगे एक्चुअल में जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s will jump into 2pz and now it has 4 electrons in its valence shell, so it can make 4 bonds। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p z में चला जाता है एंड नाउ इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एनर्जी, बट हम यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि मतलब आप पहले 2 बॉन्ड्स बन रहे थे, अब 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम कहते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है, इट मोर देन कंपनसेट्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जंप 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इनटू 2pz। तो ओवरऑल हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में गया, 2 बॉन्ड्स मजीद 2 बॉन्ड्स बन गए। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जेटिक स्टेबिलिटी आ रही होती है, मोर एनर्जी वुड बी रिलीज। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p is more than compensated by the formation of 2 new bonds। तो ओवरऑल आपके लिए क्या हो जाता है? ये प्रोसेस एनर्जेटिकली फीजिबल हो जाता है। ठीक है, कि पहले सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे थे, अब 4 बॉन्ड बन रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है ये बात? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ तक तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो कार्बन जो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, वन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2px 2py 2pz। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी कार्बन, मतलब अगर मैं CH4 की बात करूं कि CH4 में कार्बन का एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ कार्बन का एक p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, sp ओवरलैप होगा। फिर कार्बन का एक p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगेन sp ओवरलैप होगा। और देन कार्बन का एक p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप, तो ये भी s। तो अब यहाँ पे 2 डिफरेंट किस्म के ओवरलैप हो रहे हैं। एक ये ss ओवरलैप है जिसमें कार्बन का s और हाइड्रोजन का s इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर हमारे पास ये sp ओवरलैप है, ये भी sp ओवरलैप है, और ये भी sp ओवरलैप है। ये चारों बॉन्ड्स कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बट डिफरेंस क्या है कि मतलब एक एस ओवरलैप से बन रहा है और 3 sp ओवरलैप से बन रहे हैं। तो क्या इन चारों की एनर्जी सेम होगी? नहीं। या आप कह लें कि चारों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या इन चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी? जी। हाँ जी, चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। जी सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी ना। सेम होगी, यानी कि इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड सेम होगी, ये कह रही हैं आप? यानी जितनी एनर्जी मुझे इसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उतनी ही एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा कि पी हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है तो उसको कम होगी, उसको ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। देखें, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो 3 किस्म के ओवरलैप है सिग्मा बॉन्डिंग में, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस किया था कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बट शायद ये बात डिस्कस नहीं हुई थी कि इन तीनों ओवरलैप्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप कौन सा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड
डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि कितना ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, हमने एक टर्म जो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखी थी, उसमें हमने सिंपल ये देखा था कि एक डिफाइंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप में हम, मतलब आप बिल्कुल इसको हमने ड्रॉ तो नहीं करना, बस सिंपल आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पीपी ओवरलैप में जो आप कह लें कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एसपी और लास्ट नंबर पे एसएस। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो पीपी ओवरलैप होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड इन इन दीज थ्री। ठीक है, ये इन तीनों में सबसे स्ट्रांग है। सेकंड नंबर पे, यानी इसका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर पे एसपी और थर्ड नंबर पे एसएस। तो मतलब इन तीनों की स्ट्रेंथ भी वेरी करती है। पीपी सिग्मा ओवरलैप जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू एसएस सिग्मा ओवरलैप एंड एसपी सिग्मा ओवरलैप। एंड द रीजन इज ओवरलैपिंग। हम कहते हैं कि इन केस ऑफ पीपी ओवरलैप, यानी जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसमें जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो मैक्सिमम जनरेट होता है। सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एसएस, एसपी एंड पीपी। तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इट वुड रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो तीन किस्म के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इनकी एनर्जी भी सेम नहीं है, इनमें भी डिफरेंस है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पीपी ओवरलैप है। तो अब अगर हम दोबारा वापस आए अपने इस डायग्राम के ऊपर, तो अब बताएं कि इसमें किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। मतलब चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली तीन एसपी ओवरलैप है, एक एसएस ओवरलैप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसएस ओवरलैप है ये एज कंपेयर टू एसपी ओवरलैप ये वीक होगा, एंड इट वुड बी इजियर टू ब्रेक। इट वुड बी इजियर टू ब्रेक। तो अब क्या होगा कि जब CH4 बॉन्ड बनाने, या आप कह लें कि जब CH4 किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे हमने अल्केन्स के रिएक्शन पढ़े हैं वो लेवल्स में, अभी भी पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तो हेलोजिनेशन पढ़ी है या कंबस्शन पढ़ी है। तो जब भी मीथेन किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एसएस। यानी वो वाला बॉन्ड टूटेगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसएस ओवरलैप के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो हम कहेंगे ये वीक स्पॉट होगा, इसको ब्रेक करना सबसे आसान होगा। ठीक है, थियोरेटिकली तो ये बात बनती है, बट प्रैक्टिकली जब हम CH4 के रिएक्शंस देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि ऑल द फोर बॉन्ड्स इन CH4 आर सिमिलर इन स्ट्रेंथ। ठीक है जी। थियोरेटिकली तो हमें ये लग रहा है कि ये जो बॉन्ड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एसएस ओवरलैप से कंबाइन हो रहे हैं, दिस मस्ट बी वीक, इसको ब्रेक करना आसान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्लस इससे ज्योमेट्री पे भी फर्क पड़ता है। इन चारों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो भी बराबर नहीं होगी। आगे चल के हम ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे, तो CH4 जो है ये, मतलब इसकी ज्योमेट्री भी जो है वो इरेगुलर टाइप की होगी, बट एक्चुअल में CH4 जो है वो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल है। आगे हम इसकी शेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम है। ऑल द फोर बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, सिमिलर इन स्ट्रेंथ। चारों को ब्रेक करना, यानी आप कह लें कि एनी वन ऑफ देम कुड ब्रेक। ऐसा नहीं है कि एक वीक स्पॉट है और हमेशा वहीं पे रिएक्शन होगा, नहीं। हम कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक, किसी, मतलब ये टूट जाए, ये टूट जाए, ये टूट जाए, चारों की स्ट्रेंथ सेम। चारों में से किसी को भी ब्रेक करने के लिए एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, लेकिन जो हमारी थ्योरी है, जो अब तक हमने बात की है, उससे तो ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो बॉन्ड है ये वीक होना चाहिए, इसको पहले ब्रेक होना चाहिए। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई दीज फोर बॉन्ड्स आर इक्वल एनर्जी, और इन चारों की एनर्जी सेम क्यों है, इनको ब्रेक करना, मतलब वाई दीज और फोर बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ये चारों के चारों आइडेंटिकल क्यों हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास, यानी ये सारी बात जो हमने डिस्कस की है, ये हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने की। तो हमने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो अभी लिखी थी। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कि जी 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz। अच्छा, अब हम यहाँ पे 1s हटा देते हैं, क्योंकि 1s तो वैसे भी एनर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो हम सिर्फ 2s और 2px की बात करते हैं। तो लेट्स से ये 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब
2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक 2px में, एक 2py में और एक 2pz में। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये लोअर एनर्जी है, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के s के साथ वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय p ऑर्बिटल्स विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन चारों बॉन्ड्स की एनर्जी सेम है। इन एक्चुअल ऑल द 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। अब ऐसा क्यों होता है, हम कहते हैं कि जी कार्बन जो है, अब इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी ये सारी चीजें वो हैं जो हम नेचर में देख रहे हैं और हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये लाइनस पॉलिंग का कॉन्सेप्ट था, द सेम पर्सन हु गिव की एंड वैल्यूज कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग होता क्या है कि जब कार्बन या कार्बन के जैसे और भी दूसरे हम एलिमेंट देखेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन में नहीं होती। कार्बन में समझना आसान है इसलिए कार्बन की एग्जांपल ली है। तो ही सेड कि जी बिफोर मेकिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बनने से पहले असल में ये सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। हम जरा इसको अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करके समझ लें। तो होता क्या है कि ये जो चारों बॉन्ड्स हैं ये मर्ज हो जाते हैं, सॉरी ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं यानी कि 2s 2px 2py 2pz, यानी ये हायर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो अब होता क्या है कि यहाँ से एनर्जी थोड़ा रिलीज होती है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये चारों ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो 2p वाले हैं उनकी एनर्जी में डिक्रीज आता है और 2s वाले की एनर्जी में इंक्रीज आता है, और ये एक मिडिल ऑर्डर में जो है वो आप कह लेंगे आ जाते हैं। चारों का एनर्जी लेवल ये मर्ज हो जाते हैं, हमने कहा था ना मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एक s और 3p ऑर्बिटल्स ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, 4 ऑर्बिटल्स मर्ज, और मर्जिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, और जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी उतने ही होंगे। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स मर्ज हुए और मर्जिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसकी वजह क्या है कि वो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो s और p के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, यानी एक s ऑर्बिटल, आप ये कह लेंगे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये मर्ज हो जाएंगे, और इस मर्जिंग के बाद हमें 4 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। s की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और p की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, और इस इन ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ 1s एंड 3p। जब एक s और 3p ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके नाम होंगे sp3। क्या बोलेंगे उनको, sp3। तो हम कहेंगे एक s और 3p ऑर्बिटल्स मर्ज हो गए एंड वी गेट 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म, 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, sp3। मतलब अब ये s या p नहीं है, अब ये मर्ज होके एक ही बन गए और इन चारों का नाम सेम है, sp3 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 sp3। मतलब आसान लफ्जों में जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उसका नाम किस बेस पे होगा, कौन कौन से मर्ज हुए वही आप नाम दे देंगे। यानी और इसको अगर आपने क्लियर करना हो अपने माइंड में तो यूं समझें कि हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल था, ये एक p ऑर्बिटल था, ये दूसरा p ऑर्बिटल था, और ये तीसरा p ऑर्बिटल। अब ये चारों ऑर्बिटल्स मर्ज हो गए। ठीक है, ये आपस में मर्ज हुए, और मर्ज होने के बाद ये एक नई शेप में आ गए, s और p खत्म हो गए, एंड वी गेट 4 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ दिस शेप। ठीक है, ऐसे 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, sp3 ऑर्बिटल्स। उसकी वजह क्या है कि इसमें s करेक्टर भी मौजूद है और p करेक्टर भी मौजूद है। तो ये जो ऑर्बिटल है इसको हम नाम देंगे sp3। और कितने ऐसे कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, 4 न्यू ऑर्बिट। बार बार मैं कह रहा हूँ जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही नए। अब इसका फायदा क्या हो जाएगा कि जो 4 ऑर्बिटल बने हैं, क्योंकि ये इनमें एस और पी करेक्टर एक जितना होगा, यानी sp3 ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर कितना होगा, 25% एस करेक्टर होगा, क्योंकि एक एस और 3 पी मर्ज हुए, और पी करेक्टर कितना होगा, 75% पी करेक्टर होगा। तो ये जो 4 पी ऑर्बिटल्स मिले हैं दे वुड बी ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, चारों की एनर्जी सेम होगी, और चारों में जैसे पहले एस और पी में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही अब sp3 में भी सेम फिलिंग हम शो करेंगे, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और अब चारों की एनर्जी सेम है। हाँ जी, अब पूछें जो भी आपके सवाल है इसमें, तो फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं पूछ लें बेटा। सर क्लियर है। ठीक है, तो ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए, और इन 4 ऑर्बिटल्स को हमने क्या नाम दे दिया, sp3। तो अब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा,
ये जो मैं शेप बनाऊंगा ये पेपर में इस तरह की शेप्स बनाने को नहीं आती, ये सब मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। हमने कहा कि ये बनाने को आ सकती है कि sp3 की शेप बनाए, तो ये sp3 की शेप ध्यान में रखें। तो इसमें एक लोब जो है वो एस की शेप का है, जैसे ये हमने दिखा दिया, ये एस शेप का है, और ये पी शेप का लोब है। ठीक है जी, तो ये sp3 ऑर्बिटल कहलाएगा, sp3। और इसमें मैंने आपको बता दिया एस के चारों ऑर्बिटल सेम शेप के होंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर CH4 की शेप बनाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ अब कार्बन के कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, बताएं। sp3। sp3, अब s खत्म हो गया, p खत्म हो गया, अब चार ऑर्बिटल हैं और चारों की एनर्जी सेम है, चारों की शेप सेम है, तो हम कहते हैं कि जी ये सेंटर में कार्बन है। और ये अब हम ये जो लोब है सिर्फ हम ये शो करेंगे, यूँ समझ लें जो सर्कुलर लोब है ये इनटू द पेज है, ये हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब इसको आप ऐसे 3D शेप समझ लें। ठीक है, तो ये कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, और इसी तरीके से ये कार्बन का दूसरा sp3 ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल, और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमने चार sp3 ऑर्बिटल्स शो कर दिए, तो ये कार्बन के चार sp3 ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, sp3, और ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल के साथ, sp3। नहीं हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल, sp3 तो कार्बन का है ना, दे ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इनका ओवरलैप होगा। तो लेट से ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल आ गए। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये तीसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और ये चौथे हाइड्रोजन का, तो ये चार हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है ये क्या कहलाएगा, कौन सा ओवरलैप है ये, sp3s ओवरलैप। इसमें sp3 कार्बन का है और s हाइड्रोजन का है, तो ये sp3s ओवरलैप हो रहा है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा ये, हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा इट, होगा। सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये भी फेस टू फेस ओवरलैप है, तो ये जो sp3s ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है, अगेन दिस इज सिग्मा बॉन्ड, पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, चाहे वो ss ओवरलैप हो, sp ओवरलैप हो, pp ओवरलैप हो, या sp3s ओवरलैप हो। now now we can see that, now we can say that these four bonds are identical because ये सेम ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि now these four bonds are identical as they are formed from the overlapping of similar orbitals, and this gives stability to the molecule। देखिए पहले जब हम हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें जो ओवरलैप हम देख रहे थे, एक SS ओवरलैप था और तीन SP ओवरलैप थे, तो इससे इतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी इस ओवरलैपिंग से आएगी, कि चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, चारों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो दिस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब जो मॉलिक्यूल है दिस इज मोर स्टेबल, चारों बॉन्ड्स एक जैसे हैं, चारों को ब्रेक करना सेम है, तो दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो सिंपल आपने हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और कौन से ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं, ऑर्बिटल्स विद ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, ऐसा नहीं कि 1s और सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल मर्ज होंगे, नहीं, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल्स दे कैन बी मिक्स्ड विद ईच अदर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, और वो ये ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होंगे जो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, सिमिलर एनर्जी कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। यानी ऐसा नहीं कि आप 1s के ऑर्बिटल को
3s के ऑर्बिटल के साथ मर्ज कर देने, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स जो हैं वो मर्ज हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे हमने कार्बन की एग्जांपल ली थी, ऐसे ही सपोज लेट्स से इफ वी हैव अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। और अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, सेंट्रल एटम की करनी है। हाइब्रिडाइजेशन का एडवांटेज क्या है, ये इससे हम क्या चीजें आगे मतलब क्या लेके डिड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो हम आगे चल के आज डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमने ये देखना है कि इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। दैट मींस 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 5, 6, 7। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 3। 3। ठीक है, वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कैन मेक 3 बॉन्ड्स। और ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो मतलब यहाँ पे हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है। यानी इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट बोथ आर सेम। ठीक है, बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है। यानी जिन ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग करनी है वो तो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, बट यहाँ पे आपके पास एक सेकंड शेल में एक ऐसा ऑर्बिटल भी है जिसकी एनर्जी कम है, 2s, ऑल्दो 2s बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो व्हेन एन एटम मेक्स बॉन्ड, all its orbitals in the valence shell which are not of same energy get involved in hybridization। यानी आसान लफ्जों में, अगर किसी एटम में, यानी कोई भी एटम अगर बॉन्ड बनाने जा रहा है, फिर एटम इज मेकिंग बॉन्ड्स, एंड अगर उसके वैलेंस शेल में ऐसे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम नहीं है, जिनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है, तो वो तमाम ऑर्बिट, यानी बॉन्डिंग से पहले वो एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। यानी उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यानी अब चाहे वो आगे बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के केस में 2s, यानी ये आपका वैलेंस शेल है। अब इसमें 2s की और 2p की एनर्जी सेम नहीं है, तो बॉन्डिंग से पहले नाइट्रोजन ये चारों ऑर्बिटल्स जो है वो मर्ज कर देगा। यानी जितने भी ऑर्बिटल्स मौजूद है वैलेंस शेल में, इफ दे आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी, तो उनको सेम एनर्जी में लाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये बॉन्डिंग से पहले सिंपल क्या करेगा कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं दे गेट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। और 2s, यानी सपोज ये 2s है और ये 2px, 2py और 2pz, तो ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, 2py में एक और 2pz, तो कितने ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, 4। 4 ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं। तो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 4 न्यू 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और 3p मर्ज हो रहे हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 4। जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और क्योंकि इन चारों की एनर्जी सेम है तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो वो क्या कहलाते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जी बिल्कुल। तो ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं ये भी क्या है, दे आर डीजेनरेटेड। तो दैट मीन्स इनकी फिलिंग भी सेम वैसे ही होगी जैसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका मतलब वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फिल्ड, तो वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी ये जो ऑर्बिटल है ये ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओनली दीज ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, दे वुड बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग,
तो अगर मुझे NH3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेप बनाना हो, जैसे हमने CH4 का बनाया था, तो नाइट्रोजन का जो यानी जो sp3 ऑर्बिटल की शेप थी, हमने कहा था दिस वुड बी द शेप ऑफ sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें जो ये जो लोब है हम सिर्फ ये शो करते हैं, मतलब हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनटू द पेज है, तो ये हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो सपोज ये नाइट्रोजन का एक sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये नाइट्रोजन का दूसरा sp3 ऑर्बिटल है, और ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल है। और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, और चौथा जो इसका sp3 ऑर्बिटल है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो सपोज आपने कह दिया दिस इज द फोर्थ sp3 ऑर्बिटल विच इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन आ गया। तो मतलब इन केस ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। बट यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सर जी सर मुझे ये जो आपने ये डीजेनरेटेड वाला बताया थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, याद है आपको? जी सर, जिनकी सेम एनर्जी होती है। जिनकी सेम एनर्जी हो। ठीक है, तो अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी हम कह रहे हैं कि S और P के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन हुई इसलिए है कि P की एनर्जी यानी P जो है, P ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं, S वो एनर्जी गेन करता है, और ये चारों ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। मतलब चार, इसीलिए हम इनको इनको एक साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन चारों की एनर्जी सेम है। 4 ऑर्बिटल्स गेट मर्ज विद ईच अदर। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स मर्ज हुए? एक S और 3 P। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक S और 3P ऑर्बिटल्स हैं, तो ये चारों ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे और 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनमें मतलब आप कह लें कि इनका थोड़ा थोड़ा करेक्टर जो है वो चारों ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। यानी अब ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा, ये ना तो इसमें, यानी इसको ना तो हम S कह सकते हैं ना ये P कैसे कहलाएगा, ये S और P का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो इसको हमने नाम दे दिया sp3। इसमें एक S मर्ज हुआ है और 3 P मर्ज हुए हैं। तो ये जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? sp3। और जितने ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और चारों का एनर्जी लेवल सेम होगा, तो इसलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है जी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BF3। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3। अच्छा, अब देखें, हमने तो अभी तक एक ही टाइप पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन की, एंड दैट इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, बट अभी हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 5। तो अगर हम इसकी फिलिंग करें तो फिलिंग क्या होगी? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s, और फिर 2px, 2py, 2pz। ठीक है, तो बोरॉन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब बताएं इस हिसाब से बोरॉन को कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? एक। एक। लेकिन यहाँ पे ये 3 फ्लोरीन्स के साथ कंबाइन है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है, यानी ये क्या कहलाएगी इसकी? ये कहलाएगी ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह लें कि मजीद बॉन्ड्स बनाने के लिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कार्बन में देखा था, 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2py या 2pz में, तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। तो 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आ गए, और अब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। बट बिफोर बॉन्डिंग, यानी अब बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले क्या करेगा? ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा।
ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में वो तमाम ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर वो चाहे हाफ फिल्ड हों या फुली फिल्ड। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2s, 2px, 2py। ठीक है, तो जितने भी ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, these orbitals will get involved in hybridization। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? 3। 3। ठीक है, तो हम कहेंगे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, यानी ये 3 जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, एंड वी गेट 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2, ऑर्बिटल क्योंकि एक हाइब्रिड। s, बिल्कुल एक s और 2 p मर्ज हुए हैं, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये क्या कहलाएगी? sp2। तो जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स होंगे, 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल मर्ज हुए थे, और इनका नाम क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? बिल्कुल तकरीबन वैसी ही होगी जैसे sp3 की थी। इसमें हम थोड़ा सा इसको जो सर्कुलर लोब है इसको बड़ा शो कर देते हैं, और ये p ऑर्बिटल, तो ये कहलाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें s करेक्टर कितना होगा? 33%, और p करेक्टर कितना होगा? अराउंड 67%। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो बोरॉन विल शेयर 3 ऑफ इट्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। जी, समझ आ रही बात? हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, अब देखें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना जो है ये बिल्कुल सिंपल है, यानी ये तो हमने इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करके ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस लिखी। ये क्या थी? दिस इज एक्साइटेड। ये सिर्फ इसलिए था ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये मतलब हम कर किस तरह से रहे। ठीक है, अब टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन हैं जो हम पढ़ते हैं, यानी एक तो आपने देख ली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और 3 p मर्ज होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर एक हमने पढ़ी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और 2p मर्ज होंगे, और तीसरी कौन सी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और एक p मर्ज होगा, और s करेक्टर भी 50% होगा और p करेक्टर भी 50% होगा। तो इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, एक s और एक p। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट के कोई भी एटम जो है वो कितनी मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सपोज हम एक नई एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि जी बताएं बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का है। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये बेरिलियम डाइक्लोराइड है। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। ठीक है, अब इसमें आपने हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं आपने? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो मैं आपसे पूछूं, बताएं बेरिलियम में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? बेरिलियम डाइक्लोराइड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 2। 2। ठीक है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और लोन पेयर्स कितने हैं? 2। लोन पेयर बेरिलियम के अराउंड, क्लोरीन को नहीं देखना आपने, सिर्फ सेंट्रल एटम की बात हो रही है। बेरिलियम के अराउंड लोन पेयर्स कितने हैं? सर 2 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए तो 2 बचेंगे ना, उसका प्रोटोन नंबर 4 है ना। नहीं नहीं, लोन पेयर वो होते हैं जो वैलेंस शेल में हैं।
हम सिर्फ वैलेंस शेल को काउंट करते हैं। 2 है। नहीं, 2 नहीं है जी बेटा। बेरिलियम के पास लोन पेयर्स कितने हैं, कौन बताएगा? से एक भी नहीं होता। जी, एक है। नहीं सर, एक भी नहीं होता। एक भी नहीं होगा, ठीक है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया, तो अब तो इसके पास बचे ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 0 लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हो गए? 2। समझ आ रही है बेटा बात ये? जी सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं कि इफ द सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज 2, दैट मीन्स के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, यानी इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। इफ द सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 3, अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम 3 के बराबर आएगा देन हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 देन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। बस ये इतना सिंपल है कि आपने सेंट्रल एटम के अराउंड सिग्मा प्लस लोन पेयर्स काउंट करने हैं। तो अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ रही बात? जी सर। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। बोलना नहीं है आपने, ठीक है। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ताकि मुझे पता लगे सबको समझ में आई ये बात। बोलना किसी ने नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताएं वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इंडिविजुअल मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे ताकि ये पता लगे किसको बात समझ में आई है, किसको नहीं समझ में आई। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp3 हमने कैसे फाइंड आउट की कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और क्योंकि ये ग्रुप 6 का है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ शेयर कर दिया, एक यहाँ, स्टिल इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4। 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो इफ द सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, दैट मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा ये बात? जी सर। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ द, यानी sp3 ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन के जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग? वाटर में इनमें से कितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं? 3 नहीं, बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हैं? से 2। 2, ठीक है। एक इधर इन्वॉल्व, मतलब एक ये आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे इन्वॉल्व है। मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये किस ओवरलैप से बन रहा है, कोई बताएगा मुझे? sp3। sp3 और हाइड्रोजन का एस। s। s, तो ये जो ओवरलैप होगा ये क्या कहलाएगा? दिस इज sp3 s ओवरलैप, ठीक है। sp3 का ऑक्सीजन का है और s हाइड्रोजन का है, ऐसे ये भी sp3 s ओवरलैप है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक जरा नई एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास है C2H4, क्या नाम है इसका? सर इथीन है। इथीन, ठीक है। ये क्या है? अल्कीन है, इथीन, ठीक है। तो अब इथीन में हमें मालूम है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हैं इनकी नेचर क्या है? कौन कौन से बॉन्ड हैं ये? सिग्मा और सिग्मा पाई। और पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड तो मतलब ये तो हेड ऑन ओवरलैप है, ये SS ओवरलैप से भी बन सकता है, SP ओवरलैप से भी बन सकता है, PP ओवरलैप से भी बन सकता है, sp3
S ओवरलैप से भी बन सकता है, sp3 ओवरलैप से भी बन सकता है, मतलब sp2 S ओवर, कोई सा भी ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप है, फेस टू फेस है, तो सिग्मा के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट पाई बॉन्ड जो है, इट कैन ओनली फॉर्म व्हेन अ p ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद अ p ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर। तो पाई बॉन्ड का सिर्फ एक ही, आप कह लें कि इसकी एक ही कंडीशन है, इसके अलावा पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आसान लफ्जों में इसको ये ध्यान में रखें कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड मौजूद है, तो इसका मतलब जितने पाई बॉन्ड्स होंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए हमें दोनों कार्बन से एक एक p ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब द p ऑर्बिटल्स व्हिच वी नीड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ अ मॉलिक्यूल has pi bond, then the p orbitals which forms pi bond will not be involved in hybridization, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी वो p ऑर्बिटल्स जिन्होंने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। समझ आ रही है बात? जी सर। तो अब बताएं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन एटम्स इन इथीन। इथीन में दोनों कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर एक की sp3 है और दूसरे की होगी नहीं। एक की sp3 है और दूसरे की होगी नहीं, चले भाई, एक तो ये आंसर आ गया। और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करने? सिग्मा सिग्मा प्लस लोन। सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है। हमने सिंपल काउंट करने सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो अब आप सिंपल ये देखें कि ये जो पहला कार्बन है, लेट सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसके अराउंड कितने सिग्मा प्लस लोन पेयर्स हैं? सर इस 3। कार्बन 3, ठीक है। आप हर कार्बन को इंडिविजुअली काउंट करेंगे, इसके पास लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो 1 2 3, ठीक है। पाई बॉन्ड को हमने काउंट ही नहीं करना, तो इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। तो जब 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp2। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ऐसे ही इस कार्बन को देखें, इसके अराउंड कितने सिग्मा प्लस लोन पेयर हैं? सर 3। अगेन 3, 1 2 3। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ आ रही है बात? जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर हो गई है बेटा बात ये? सर फिर इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं? इसके पास लोन पेयर तो है ही नहीं ना बेटा, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं। मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाता हूँ। देखें C2H4 में क्या है, हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है। सपोज ये कार्बन नंबर 1 है, 1s, ये इसका 2s, ये 2px 2py 2pz। ऐसे ये कार्बन नंबर 2 है, 1s 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py और 2pz में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा कार्बन है, इसके भी 1s 2s 2px 2py 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट बना दें। अब मुझे ये पता है कि C2H4 में हमें C2H4 बनाना है, तो C2H4 में कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब दोनों कार्बन का एक एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा ही है? जी जी सर। ठीक है, तो हम एक एक p ऑर्बिटल जो है उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी यहाँ से ये p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा और यहाँ से ये p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो दीज टू विल मेक पाई बॉन्ड विद ईच अदर, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब बताएं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए दोनों कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स रह गए? 3। 3 रह गए, ठीक है। सबको समझ में आ रही है बात? जी ठीक है, तो अब इसके पास भी 3 p और 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p।
तो जब एक एस और दो पी मर्ज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे ही इधर भी आप कह लें कि ये तीनों मर्ज होंगे तो यहाँ भी सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। तो अब अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर शेप बनाऊं तो शेप कैसी बनेगी कि हम कहते हैं कि ये आपको इस तरह से बनाने को नहीं आएगी, सिर्फ समझाने के लिए कि ये दोनों कार्बन का, ये इसका एक sp2, ये एक sp2, ये sp2 ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर इसका एक ये sp2 ओवरलैप हाइड्रोजन के साथ, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, ये इसका दूसरा sp2, ये तीनों sp2 इसने यूटिलाइज कर लिए दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। ऐसे ये कार्बन भी अपना एक sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और ये तीसरा sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये तो दोनों के तीन तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचे इनके पास? एक एक p ऑर्बिटल। तो सपोज ये इसका, हम आसानी के लिए इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली शो कर देते हैं, ये इसका एक p ऑर्बिटल और ये इसका p ऑर्बिटल, और ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, जिसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गई? दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए। आप समझ आ रही है बात? जी सर, अब क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात? जी सर। चलें, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक लास्ट सवाल आपसे कि C2H2 में व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। यानी ये जो C2H2 है, देखें हमें पता है ना, ओ लेवल्स वाले कॉन्सेप्ट से भी अगर आप सोचें, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब दो कार्बन है इसका मतलब, और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन, तो स्टिल दोनों कार्बन तीन तीन बॉन्ड शॉर्ट हैं। तो इसका मतलब ये तीन, जो इसके पास भी दोनों कार्बन के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। समझ आ रही है ये बात? जी सर। ठीक है, ये दोनों कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं एक कार्बन के अराउंड? इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? दो। दो। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। पाई बॉन्ड हमने काउंट ही नहीं करने, तो जब दो सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस C2H2 में ये कहलाता है इथाइन। कार्बन और कार्बन, हमने अल्केन्स पढ़े थे, अल्कीन्स पढ़े थे, ये अल्काइन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जी, ये एग्जाम्पल क्लियर हुई है बेटा आप लोगों को? जी सर। अच्छा, चलें फिर आप ये बताएं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन इन SiCl4। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जी, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। सिलिकॉन? sp3। चले, एक आंसर आ गया, और बाकी बाकी सब भी अपना अपना आंसर दें, क्या आंसर होगा? सर sp3 होगा। sp3 होगा। ग्रुप 4। ग्रुप 4 में है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4। ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन कितने हैं इसके साथ? 4 क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये 4 क्लोरीन इसके साथ आ गए। तो अब सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड एक क्लोरीन के साथ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? नहीं सर। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूज कर लिए, तो मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने? 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। जब 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब समझ में आई है बेटा बात? जी सर, अब आ गई। चलें, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये सॉल्व करें। अब आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। Ti3, what is the hybridization of phosphorus in phosphorus triiodide? सर sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है ये? सर। ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप 5 का है, 3 आयोडीन आ गए इसके साथ, 1 2 3,
और क्योंकि ये ग्रुप 5 का है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास, तो 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो गए, और 4 हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाँ जी, आ रही है समझ में बेटा बात? सिग्मा प्लस जी लोन सर। पेयर, खाली सिग्मा काउंट नहीं करने, सिग्मा प्लस लोन पेयर। आपने ये भी देखना है कि बॉन्डिंग के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बच कितने रहे हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल क्लियर हुई है? जी सर। एक और देनी पड़ेगी इसका मतलब। चलें ये बताएं, हाइड्रोजन या AlCl3, what is the hybridization of aluminum in AlCl3? sp2। सर इसमें लोन पेयर 0 होंगे और सिग्मा 3 होंगे, इसलिए जी sp2 होगा। जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के साथ शेयर किया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल, और तीनों के तीनों सिग्मा हैं, 0 लोन पेयर, तो इसका मतलब sp2। जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो sp2। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। बस अब अगर आपने ये बता दी तो इसका मतलब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है सबको। सर sp होगा। अच्छा ये सर बताएं sp होगा क्योंकि अच्छा डबल बॉन्ड होता है तो एक पाए। जी बिल्कुल, कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये तो सबको मालूम है। सॉरी, मैंने सिंगल बॉन्ड लिख दिया। हाँ तो ये याद रखना था ना बेटा, कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो हमने काउंट ही नहीं करना, तो कार्बन एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर है, एक सिग्मा पेयर इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 2, और 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाँ जी, अभी कुछ क्लियर हुई है बात? जी चलने आपको सर, क्लियर है। शेप्स भी कुछ जहन में नहीं है, चलें अब एक और आखिरी करें। अब ये मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपने इसमें जितने कार्बन है ना सबकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है मुझे, ठीक है? ये आपको पता नहीं ऐसे समझ आए नहीं आए, मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना देता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चरल में आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इसको ऐसे ही बनाते हैं। चलें अब इसमें बताएं मुझे, मैं इसको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, अब पहले मुझे बताएं कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3 होगी। हाँ जी, कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताएं सब। सर sp3। sp3, जी ये सबको क्लियर है sp3? नहीं सर। नहीं, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है इसमें? देखिए 3। अगर आप इसको ओपन करें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 3 ये। sp2 होगी ना, sp2 कौन तो सा बेटा लगाया है? आगे ओ कार्बन भी तो है ना, और सॉरी सॉरी। H, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन H और H, अब काउंट करें, पहला कार्बन जो है इसके साथ 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। फिर इसको काउंट करें, 1 2 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 3 सिग्मा है, पाई को काउंट ही नहीं sp2। करना, sp2। फिर इसको काउंट करें तो 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2। तो इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है जी, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पास पेपर से मिलेंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं? नहीं नहीं सर, जय, समझ आ रही है। हाँ जी, इसमें बताएं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। सर sp3। sp होगी। हाँ जी, क्या है? सर sp3। sp3, और बाकी सब क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
sp3 दो आंसर आए हैं, sp3 और sp3। sp3। जी बेटा, सबको sp3। अच्छा बताएं sp3 कैसे है? सर दो, एक तो कार्बन के साथ है सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ और दो लोन पेयर्स है। और दो लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी है ना, ग्रुप 6 का है, तो दो मतलब आप कहने के 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो दो लोन पेयर, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।